हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं महजिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जो कि है आपके लॉरेंस कोहलवर्ग की। जी हाँ, यहाँ पर हम करने वाले हैं लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। यहाँ पर हम इस वीडियो में एक ही वीडियो में इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं और ये आपके होने वाले दिसंबर में सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं आपके लॉरेंस कोहलवर्ग के बारे में। तो कोहलवर्ग एक अमेरिकी विद्वान थे। ये सिद्धांत इन्होंने 1984 में दिया था और किस में दिया था? द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट नाम की एक पुस्तक में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लॉरेंस कोहलवर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया। ऐसा क्वेश्चन पहली बात तो आएगा नहीं, क्योंकि अब लेवल काफ़ी अप हो चुका है हमारे सीटेट एग्ज़ाम का। बट फिर भी जो लोग नए हैं, जो पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए एक नई बात होती है कि कोहलवर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। जीन पियाजे आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, लेव वाइगोत्स्की आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, एंड इसके बराबर ही आपका लॉरेंस कोहलवर्ग भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अब आ जाते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में आकर कोहलवर्ग द्वारा दी गई हिंज की दुविधा की कहानी। अब ये हिंज की दुविधा की कहानी भाई ये क्या चीज़ है? तो मैं आपको बता दूं कि लॉरेंस कोहलवर्ग ने बच्चों के सामने एक स्टोरी जो है वो प्रस्तुत करने के लिए कहा। वो क्या थी? वो एक दुविधा थी कि हिंज ऐसा करे या ऐसा करे। उस बच्चे के अकॉर्डिंग, उस एज के बच्चे के अकॉर्डिंग कौन सी बात सही है? क्या ऐसा करना सही होगा या वैसा करना ठीक होगा? तो सबसे पहले जो लोगों ने स्टोरी के बारे में नहीं जानते, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन स्टोरी पे ही कर लेते हैं। तो ये है, ठीक है। मैंने यहाँ पर बहुत ऊपर से आपको बताई हुई है। एक व्यक्ति है जिसका नाम हिंज है। उसकी पत्नी को एक ऐसी बीमारी होती है, एक ऐसी उसको डिसीज होती है कि उस मतलब वो मर जाएगी अगर उसको दवाई नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर उसको दवाई नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगी। उसको डेडली डिसीज है। हिंज को ये पता है, ये हिंज है। हिंज को ये पता है कि एक केमिस्ट है और उसके पास वो दवा है। अगर वो दवा उसको मिल जाएगी और वो अपनी पत्नी को दे देगा तो उसकी वाइफ की जान जो है वो बच जाएगी। वो वहाँ पर जाता है और उसे वहाँ पर दवा लेने के लिए कहता है। मतलब हिंज जो है उस मेडिकल स्टोर पर या उस लैब पर उस केमिस्ट के पास जाता है, उससे बोलता है कि आप मुझे ये दवा दे दीजिए। लेकिन वो जो केमिस्ट होता है ना, वो कहता है कि इस दवाई के रेट इतने बता दिए उसने। वो रेट इतने ज़्यादा थे, उसके पैसे इतने ज़्यादा बता दिए कि हिंज जो है वो उसको ख़रीद नहीं सकता था। फिर क्या था? क्या वो पत्नी को अपनी मरता छोड़ दे या फिर पैसे इकट्ठे करे? ऐसा ही किया हिंज ने। हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए रिश्तेदारों के पास गया, अच्छे रिलेटिव्स के पास, जिनसे उसे उम्मीद होगी कि वहाँ से उसको हेल्प मिल जाएगी, के पास जाकर भी उसने पैसे इकट्ठे करता है। लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं हो पाते हैं जितने की वो दवाई है। ठीक है, उसके पास उतना नहीं हो पाता जितने की वो दवाई है। वहाँ से भी अब वो क्या करे? अब उसके पास ये दुविधा, क्या करे हिंज? उसके पास समय बहुत कम है। उसकी पत्नी को एक ऐसी बीमारी है कि उसको तुरंत दवाई नहीं दी जाएगी तो वह मर जाएगी। क्या वो अपनी पत्नी को मरता छोड़ दे? तो उसके पास या तो वे दवाई को चोरी कर ले और अपनी पत्नी की जान बचा ले, या फिर वो अपनी पत्नी को मरता ही छोड़ दे। तो क्या करे? तो ये एक दुविधा है कि वो क्या करे। चोरी करना भी गलत होता है और क्या वो अपनी पत्नी को मरता छोड़ दे, ये भी ठीक होगा। तो अलग अलग एज के बालकों को, बालिकाओं को ये जो आपकी दुविधा थी ये उनको सुनाई गई स्टोरी। तो अलग अलग रिस्पांस किया बच्चों ने। किसी ने कहा कि नहीं, चोरी करना गलत बात होती है, बिल्कुल गलत होती है। कुछ ने कहा कि उसने अपनी पत्नी की जान बचानी थी। वो केमिस्ट जो उसको बहुत ज़्यादा पूरी सिचुएशन जानते हुए वो एक इंसान की जान बचाने से ज़्यादा उस दवाई के पैसे लेने में इंटरेस्टेड था, तो उसने उस केमिस्ट के साथ बिल्कुल ठीक किया और ठीक किया, अपनी पत्नी की जान बचा ली। और कुछ बच्चे ये कहते हैं कि जो है चोरी करना गलत है, चोरी करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी। तो इसी तरीके से ये दुविधा जो थी ये होती है हमारी हिंज की कहानी, जो कि लॉरेंस कोहलवर्ग ने दी थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, ये दुविधा जब अलग अलग आयु के बालकों से पूछी गई तो उन्होंने अलग अलग जवाब दिए। इसके आधार पर कोहलवर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए जो इस प्रकार हैं, इस दुविधा के आधार पर दिए। अब कोहलवर्ग की नैतिक विकास की 4 अवस्था हैं, उनके 6 चरण हैं,
3 अवस्थाएं हैं और हर अवस्था के 2-2 चरण हैं, यानी कि 6 चरण हैं। ठीक है, सबसे पहली आपकी आ जाती है पूर्व परंपरागत या प्राकवादी अवस्था। ठीक है, या प्राक रूढ़िवादी अवस्था, पूर्व परंपरागत या प्राक रूढ़िवादी भी बोल सकते हैं। ये अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है? तो ये अवस्था होती है आपकी 4 से 10 वर्ष तक होती है। इस अवस्था के भी 2 चरण हैं, 3 अवस्थाएं हैं और हर अवस्था के 2 चरण हैं। इस प्रकार से 3 अवस्था और 6 चरण हो गए। तो 2 चरण कौन कौन से हैं? एक है आपका दंड तथा आज्ञा पालन की अवस्था, दूसरा है आपका साधनात्मक उन्मुक्ता। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि इस अवस्था में बालक में नैतिक विकास ना के बराबर होता है, वे सही और गलत में अंतर नहीं कर सकता है। इसीलिए हिंज द्वारा चुराई गई दवाई को दंड व आज्ञा पालन की चरण के द्वारा वे गलत बताता है। क्यों गलत बताता है? क्योंकि बच्चा भी बहुत छोटा होता है, 4 से 10 वर्ष तक की अवस्था है, यानी कि यहाँ पर बालक की एज 4 से 10 वर्ष तक है। अब वो क्या समझ पाएगा कि हिंज ने दवाई चोरी किया, उसने सही किया या फिर उसने गलत किया? तो अगर आप उससे पूछेंगे, आप इसका करके भी देख सकते हैं। आप किसी बालक को जो इस एज के अंदर आता हो, आप उससे पूछ कर भी देख सकते हैं, तो वो आपको यही बोलेगा कि उसने गलत किया। चोरी करना गलत बात है। क्यों? इस एज के बच्चों में ज़्यादातर एक बात होती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, हमारे पेरेंट्स हमको सज़ा देंगे या हमें डांटेंगे या फिर वो हमको चिल्लाएंगे। इसीलिए बच्चे जो होते हैं ना, वो इसी चीज़ को लेकर के इसी के अकॉर्डिंग काम करते होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग स्टेप उठाते हैं कि ऐसा करेंगे तो कहीं पापा नहीं डांटे, ऐसा करेंगे तो कहीं मम्मी नहीं डांटे, बड़े भैया नहीं डांटे। यही चीज़ होती है कि इस एज का बालक जो होता है वो अनैतिक होता है, यानी कि नैतिक विकास उसमें ना के बराबर होता है करता है। वो आपका दंड और आज्ञा पालन चरण के अकॉर्डिंग ही करता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं दंड तथा आज्ञा पालन की जो चरण है उसमें है इस अवस्था में बालक दंड के कारण, उसके दंड के डर से जो है वो कार्य को करता है। नेक्स्ट स्लाइड है साधनात्मक उन्मुक्ता। ये क्या है? इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए। इस अवस्था में बालक आदान प्रदान करना सीख जाता है, यानी एक दूसरे से चीज़ें लेना और देना सीख जाता है। तो इसको कहने का मतलब क्या है? इसको कहने का मतलब ये है कि बच्चे के दिल में ये वाली भावना आ जाती है कि मैं तुम्हें पेंसिल दूंगा तो तुम मुझे अपना पेन दो, मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारा पेन चाहिए, ये वाला मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, मतलब अगर बच्चा कहेगा ठीक है मैं तुम्हें घर के लिए आज अपने नोट्स दे दूंगा, लेकिन कल आके तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा, वो इस तरीके से करने लगता है, लेन देन करता है, लेकिन अपना प्रॉफिट देख करके, साझा करके वो जो है लेन देन करना सीख जाता है। इस स्टेज को आपके बोलते हैं साधनात्मक उन्मुक्ता व्यवस्था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पर आ जाती है आपकी दूसरी अवस्था जो कि है परंपरागत या रूढ़िवादी अवस्था। इस अवस्था के भी 2 चरण हैं। पहला चरण है इसका अच्छा बालक या अच्छी बालिका उन्मुक्ता, दूसरा चरण है इसका सामाजिक व्यवस्था उन्मुक्ता। इसको भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा बालक या अच्छी बालिका उन्मुक्ता ये क्या है? तो ये है आपका यहाँ पर इस अवस्था, यहाँ पर अवस्था है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इग्नोर कर दिया करें। इस अवस्था में बालक और बालिका समाज या लोगों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, यानी कि इस अवस्था में क्या कर रहे हैं, इस चरण में क्या कर रहे हैं, बालक और बालिका अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए, वो सिर्फ उस तारीफ के लिए काम कर रहे हैं, वो काम एक्चुअल में करना नहीं भी चाह रहे होंगे ना अंदर से, तो वो सिर्फ उस तारीफ को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि वो दुनिया के सामने अच्छा दिखाना चाह रहे हैं, समाज के सामने अच्छा दिखाना चाह रहे हैं, पेरेंट्स की तारीफ इकट्ठी करना चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि कोई गेस्ट उनके घर पे आया है तो वो कुछ ऐसा उनके सामने करके दिखाएं, उनके सामने एक्टिंग करने लगेंगे कि भाई वो जो गेस्ट आया वो उनकी तारीफ करे। तो वो अच्छा बालक और अच्छी बालिका की व्यवस्था कहलाती है, अवस्था कहलाती है। और ये जो है हमारी बहुत ही अच्छी अवस्था है। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि जिनको आप इजीली लगा भी सकते हैं। अब आ जाती है दूसरा चरण जो है
परंपरागत अवस्था का सामाजिक व्यवस्था उन्मुखता। इसके अंतर्गत क्या होता है, इस अवस्था में बालक और बालिका समाज के नियमों को समझने लगते हैं। यानी कि बालक और बालिका समाज के नियमों को समझने लगते हैं कि अच्छा समाज में ये बुरा माना जाता है, समाज में ये अच्छा माना जाता है, चलो ठीक है, ऊपर ऊपर से वो समझने लगते हैं। अब आ जाती है हमारी लास्ट स्टेज, जिसका नाम है आपकी उत्तर परंपरागत अवस्था। तो उत्तर परंपरागत अवस्था क्या है, इस अवस्था को भी 2 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है आपका सामाजिक बंधन की उन्मुखता और दूसरा आपका आ जाता है सार्वभौमिकता। अब आपको ये देखना है कि आप नैतिक विकास की कौन सी अवस्था के अंतर्गत आते हैं या फिर कौन से चरण के अंतर्गत आते हैं। तो जरा इन पर भी बात कर लेते हैं। सामाजिक बंधन की उन्मुखता में बालक समाज के नियम से उठकर सोचने लगता है। यानी कि बालक ये सोचने लगेगा कि हिंज ने तो सही किया है, हिंज की कोई गलती नहीं थी, वो केमिस्ट इतना बदतमीज था कि वो उसको दवाई नहीं दे रहा था, जबकि उसको ये पता था कि उसकी वाइफ जो है बहुत बीमार है, अगर उसको ये दवाई मेडिसिन नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगी। उसके बाद भी वो केमिस्ट जो था उसको दवाई नहीं दे रहा था। हिंज ने बहुत कोशिश की लेकिन वो उतने पैसे कलेक्ट नहीं कर पाया जितने की वो दवाई थी, इसीलिए वहाँ पर उसने चोरी कर दी। उसने बिल्कुल ठीक किया। और जो दूसरा वाला है वो तो आपका बहुत ही अच्छा है, शायद उसी के अंतर्गत हम सब लोग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सार्वभौमिकता, इसमें समाज के नियमों को तोड़ दिया जाता है। बालक जो होता है ना, वो समाज के नियमों को तोड़ देता है। समाज के नियम तोड़ दो, अगर नहीं आ रहा है समझ में समाज के नियम तो समाज के नियम तोड़ दो। वो जरूरी नहीं है कि समाज में जो नियम बनना चला आ रहा है क्या वो सही हो सकता है वो गलत हो। अब हिंज जो है उसने क्या किया, दवाई चोरी की। चोरी करना गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, लेकिन जिस कंडीशन में उसने चोरी की है क्या वो कंडीशन गलत थी? बिल्कुल भी नहीं। हिंज ने अगर दवाई चुराई तो उसने अपनी पत्नी की या किसी भी इंसान की जान बचानी थी, इसीलिए उसने दवाई चुराई। इस हिसाब से जो है ये चरण भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सारे जो आपके अवस्था थी, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत था नैतिक विकास का, उसके बारे में हमने डिटेल यहाँ पर डिस्कशन किया है। आई होप आपको मेरी बताई हुई बातें समझ में आई होंगी, मतलब आपने चीज़ों को कनेक्ट किया होगा। हिंज की स्टोरी मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस की थी, आपको बताया भी मैंने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कितने सिद्धांत हैं, 4 अवस्थाएं, सॉरी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पर 3 अवस्थाएं हैं और 6 चरण हैं। ठीक है, 6 चरण कैसे हो गए, क्योंकि 3 हो गई, 1 2 3 और इनके कितने हो जाएंगे, इसके भी आपके 1 2 हैं, इस वाली के भी आपके 2 चरण हैं और इस वाली के भी आपके 2 चरण हैं। हर अवस्था के 2 चरण हैं। ठीक है, अब पूर्व परंपरागत या प्राक रूढ़िवादी अवस्था भी बोल सकते हैं, अपरागवादी अवस्था भी इसको बोल सकते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन करा। ये 4 से 10 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए होती है और इसमें 2 चरण हैं आपका, एक है दंड तथा आज्ञा पालन की अवस्था और साधनात्मक उन्मुखता। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि है आपकी परंपरागत या फिर रूढ़िवादी अवस्था। इसके भी 2 चरण हैं, पहला है अच्छा बालक या अच्छी बालिका उन्मुखता और दूसरा है आपका सामाजिक व्यवस्था उन्मुखता। इसके भी बारे में आपको यहाँ पर हमने बताया। लास्ट है आपकी उत्तर परंपरागत अवस्था, इसके भी आपके 2 चरण हैं, सामाजिक बंधन की उन्मुखता और दूसरा है आपका सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता है, इसमें सबसे पहले यहाँ पर सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। हिंज की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होता है आपके सीटेट एग्जाम में, और इस वीडियो में हमने यहाँ पर लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में डिटेल डिस्कशन कर लिया है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है और साथ में ये भी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आ करके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा कोई भी नया नोटिफिकेशन आने वाला हो तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय।